साथियों नमस्कार। हमारे कर्ण के प्रसंग वाले अंक को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा और उसके जो अंश थे, उन अंशों को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। काफ़ी लोगों ने फ़ोन पर और मैसेज पर मुझसे कहा कि ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अच्छा प्रसंग था कर्ण का, और ये भी अपेक्षा की कि कर्ण पर कुछ और प्रसंग यदि दिए जा सकते हों तो आप विमर्श में उन्हें स्थान दें। तो उसी कड़ी में शिवाजी सावंत के मृत्युंजय उपन्यास में मैं एक प्रसंग, मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। पिछले अंक में हमने देखा कि कर्ण के बचपन का प्रसंग है और सूत पुत्र अधिरथ और माता राधा के पास कर्ण पहुंच चुके हैं। उनका पालन पोषण हो चुका है, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, शिशु से बालक, बालक से तरुण हो रहे हैं, किशोर हो रहे हैं और फिर युवा होते हैं और फिर उसके बाद हस्तिनापुर जाते हैं। यहाँ पर प्रसंग उनके बाल्यकाल का है, शायद किशोर अवस्था हम उसे कहें तो उचित होगा। तो मैंने शोण के विषय में आपसे कहा ही था कि वो पूरे समय साथ में रहता है और बचपन में जो बच्चे हैं वो खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में कुछ खास तरह के खेल, खास तरह की क्रीड़ाओं में अपना मनोरंजन करते हैं, अपना शारीरिक और मानसिक विकास करते हैं। और अब ज़रूर पबजी और सारी चीज़ें हैं, मगर उस समय जो माहौल था वो पूरा प्राकृतिक था, खुला था और पूरा ग्राउंड, पूरा मैदान, पूरे पहाड़ों के बीच में जो गंगा के किनारे की जगह है वो एक खुली पिच की तरह थी। पठार थे, मैदान थे, पहाड़ थे, नदी थी, जंगल थे। तो प्रसंग कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे बच्चे ग्राउंड में इकट्ठे हैं और वो आपस में तय करते हैं कि हम एक राजा का खेल खेलते हैं, राज दरबार का खेल खेलते हैं। तो एक भगदत्त नाम का उनका मित्र है, शोण है और भी अन्य लड़के हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। तो तय होता है कि भाई एक राज दरबार बनेगा, तो राज दरबार बन जाता है, मंत्रिमंडल बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री या मुख्य शासक राजा किसे बनाया जाए, तो कर्ण को बनाया जाता है, क्योंकि कर्ण जो है आपको पता ही है कि वो एक अभेद त्वचा और कुंडल लेकर पैदा हुए। शोण ये बताता है कि भैया जब तुम रात में सोते हो तो तुम्हारे कानों के नीचे नीले रंग के प्रकाश के वलय बनते हैं, जैसे तारे जल रहे हो। तो इस दूसरों से भिन्न दिखने वाले बालक को, यानी कर्ण को, वो सारे बच्चे हम उम्र साथी राजा बना लेते हैं। अब राजा कहीं तो बैठेंगे, राजा थोड़ी ऊंची जगह पर बैठेंगे, तो कहीं ग्राउंड में एक ऐसी चट्टान है उस पर उन्हें बिठाल दिया जाता है, क्योंकि सिंहासन चाहिए राजा को बैठने के लिए। तो लीजिए साहब, कर्ण जो है वो राजा बनकर उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं और लोगों की फरियाद सुनने लगते हैं, जैसा कि उस समय का राजा करता था। समस्याएं सुनने लगते हैं, उसके समाधान देने लगते हैं। उस बालक को, कर्ण को नहीं पता है कि कल को दुर्योधन उनका मित्र होकर उन्हें अंगराज की उपाधि देगा और अंग देश का राजा बना देगा, मगर फिलहाल वो खेल में एक राजा बने हुए हैं। तो बड़ा कोलाहल हो रहा है, बड़ा हल्ला हो रहा है, राजा के निर्णय पर तालियां पीटी जा रही हैं, तरह तरह के संवाद विवाद और ये सब चल रहा है, बच्चे अपना मनोरंजन कर रहे हैं, ये सब चल ही रहा है। और इस कोलाहल से कहीं दूर एक सांड या बैल, शक्तिशाली वृषभ जो है वो बिथक जाता है। वो शांति से अपने उस चारागाह में अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, मगर इस हल्ला से, इस कोलाहल से, इस बच्चों के शोर शराबे से वो
क्रुद्ध हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है, खिन्न हो जाता है। अब इसका परिणाम ये होता है कि वो इन्हें मारने दौड़ पड़ता है। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि यदि कोई पशु क्रुद्ध हो जाए तो वो फिर सामने वाले को चोट पहुंचाने के इरादे से दौड़ने लगता है उसकी तरफ। तो ये बच्चे जो हैं वो दूर से देख लेते हैं और चिल्लाते हैं, महाराज राज्य पे संकट आ गया है, भागिए। और फिर वो ये भी नहीं देखते कि महाराज भागे कि नहीं, और वो खुद भाग लेते हैं और दूर जाके कहीं कोई पेड़ के पे ऊपर चढ़ जाता है, कोई कहीं, मतलब अपनी अपनी सुरक्षित जगहों पर, ताकि उसके उस संभावित हमले से बचा जा सके। क्योंकि उसके टकराने पर उस छोटी अवस्था के बालकों का नुकसान होना तय था। कुछ भी हो सकता था, जान माल की क्षति हो सकती थी। अब कर्ण जो है, शोण भी चिल्लाता है, भैया उठो वहां से। पहले तो चिल्लाता है, राजा उठो। फिर राजा तो उन्हें मालूम है ये है नहीं, तो फिर वो कहता है, भैया वहां से हटो। मगर कर्ण वहां से उस जानवर की तरफ देखता है और अपनी जगह पर खड़ा रहता है। उधर वो बैल भी, जो कि एक सुविकसित, सुपुष्ट जानवर है, शक्तिशाली जानवर है, वो भी टारगेट बना लेता है कर्ण को और कर्ण के नजदीक आता है, अपने सींग को बिल्कुल निशाने पर लेते हुए कि ये जो सामने मेरे ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको निपटाना है, इसको नुकसान पहुंचाना है। उसके बाद का जो दृश्य है वो बड़ा असाधारण है। वो आता है, कर्ण उसके दोनों सींगों को पकड़ लेता है। उभय तो पाश, दोनों सींगों को पकड़ लेना, इसे संस्कृत में उभय तो पाश कहा गया है। और फिर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, इसके बाद तो एक बड़ा फिक्शन जैसा वर्णन किया गया है। सींग पकड़ने के बाद वो एक बार ऊपर की तरफ, सूर्य की तरफ देखता है कर्ण, और फिर शोण बताता है कि भैया आप में कितनी असाधारण शक्ति आ गई थी। आपने उस बैल को, उस उन्मत्त बैल को, उस उन्मादित बैल को, उस पागल बैल को न सिर्फ सींग से पकड़ा, बल्कि सींग से पकड़ने के बाद उसे आपने गोल 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 चारों तरफ घुमाकर एकदम पस्त कर दिया। अगले 10 मिनट में जब कर्ण ने ये किया तो कर्ण को कुछ याद नहीं रहता। कहां से उसके अंदर एक शक्ति का केंद्र बन गया और एक वर्तुल बन गया, और वो कहां से, किस ब्रह्मांड के किस छोर से उसके अंदर वो शक्तियां आ रही थी, उसे कुछ याद नहीं है। अगला सीन बस ये है कि कर्ण खड़ा है, जैसे उसके अंदर से कोई ज्वार निकल गया है, कोई उत्तप्त गर्मी निकल गई है, और दूसरे कोने में वो जानवर खड़ा हुआ है जो अब झाग निकाल रहा है, पस्त होकर पड़ा हुआ है। उसका मालिक चरवाहा आके बड़े हैरान होकर देख रहा है ये, क्योंकि शायद वो ये जानता है कि इस उन्मत्त बैल को काबू करना इस छोटे से बालक के बस की बात नहीं थी। तो ये राजदरबार की घटना है। कर्ण का बचपन ऐसी बहुत सारी घटनाओं से भरा पड़ा है। गंगा में नहाना, जिसमें कर्ण को बहाया गया था, कर्ण को बहुत प्रिय है। शोण एक बार डुबकी लगाता है, शोण यानी कर्ण का छोटा भाई डुबकी लगाता है तो उसके सिर में पत्थर लग जाता है, खून आता है। वो इठलाकर, मनुहार करके अपने भाई से कहता है, भैया देखो मुझे खून निकलने लगा, ये वो, तुमको तो खून निकलता नहीं। कर्ण इस बात से अपने भीतर ही भीतर सवाल करता है कि मेरे शरीर से खून क्यों नहीं निकलता। ऐसे प्रसंग आते हैं उस उपन्यास में जिसमें वो एक बाण लेकर अपनी कलाई को काटने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अपने पाँव में बाण की नोक से निशान बनाता है, मगर कुछ नहीं होता। और कानों के नीचे जो कुंडल है,
वो रात्रि में एक वलय प्रकाश का बनाते हैं। ये बात भी उसे अपने छोटे भाई से पता चलती है। इसी कवच कुंडल को बाद में दान पूर्वक मांग लिया गया था, अन्यथा कर्ण को हराना असंभव ही था। अगले अंक में फिर आपसे किसी मजेदार और प्यारे प्रसंग में बात होगी। नमस्कार।